नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं हिंदी लोकवाणी से पहली इकाई वहाँ से 5वां अध्याय अनोखे राष्ट्रपति, जिसे महादेवी वर्मा जी ने लिखा है, इसका स्वाध्याय लेकर आई हूँ। तो आइए आज हम इसके स्वाध्याय को हल करें। देखिए पेज नंबर 20 है ना, पेज नंबर 20 के ऊपर स्वाध्याय ये आपको दिया हुआ है। और स्वाध्याय का पहला प्रश्न आपका इस तरीके से बन रहा है कि सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहला है संजाल पूर्ण कीजिए। राजेंद्र बाबू की पत्नी के गुण। राजेंद्र बाबू की पत्नी के गुण थे, पहला ममतालु, दूसरा सरल, तीसरा साध्वी और चौथा क्षमामयी। ठीक है, उसके बाद में हमको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से है कि राजेंद्र बाबू के चेहरे का वर्णन। राजेंद्र बाबू का चेहरा कैसा था? चौड़ा मुख और चौड़ा माथा था, कुछ भारी नाक और गोल चौड़ी ठुड्डी यानी चीन थी, है ना। फिर मोटे सुडोल होंठ थे और बड़ी बड़ी उनकी मूछें थी। चौथा पॉइंट है घनी भ्रुकुटियाँ यानी भौएं यानी कि आईब्रोज थी और बड़ी बड़ी उनकी आंखें थी। अब इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके से कि उत्तर लिखिए। राजेंद्र बाबू की पोशाक कैसी थी? तो खादी की मोटी धोती पहने हुए थे, गांधी टोपी पहने हुए थे, मोटा खुरदुरा काला बंद गले का कोट उन्होंने पहन रखा था। इस तरीके से राजेंद्र बाबू की पोशाक थी। अब हम यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय और मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। अब हमको प्रत्ययकारी शब्द में मूल शब्द छुपे हुए होते हैं, या मूल शब्दों में आगे प्रत्यय लगाकर उसे प्रत्ययकारी शब्द बनाया जाता है ना, एक अलग अर्थ वाला शब्द बनाया जाता है। एक मूल रूप का जो शब्द होता है उसमें प्रत्यय लगा के जब एक नया शब्द बनता है तो उसका अर्थ जो है वो भी अलग हो जाता है, बदल जाता है। तो जैसे कि प्रत्यय साधित शब्द, प्रत्यय शब्द हमको दिया है बुद्धिमान, तो इसमें मान प्रत्यय लगा हुआ है और बुद्धि जो है इसका मूल शब्द है। पारिवारिक, तो इक प्रत्यय लगा हुआ है, र परिवार र, और ये जो ई की मात्रा है ई और ये क, इक प्रत्यय इसके अंदर है। जब हम बोलते हैं ना तो इसके अंत में कौन सा साउंड हमारे मुंह से आता है, जैसे पारिवारिक, इक है ना, इक प्रत्यय, तो इक प्रत्यय लगाए और मूल शब्द इसका परिवार है। रोमिल, इल आखिरी में हमारे मुंह में से ऐसा उच्चार निकल रहा है, इल, रोमिल, इल, तो इल क्या है? प्रत्यय, और रोमिल क्या है? मूल शब्द है। उसके बाद में ममतालु, तो ममता जो है इसका मूल शब्द है और आलू जो है इसका प्रत्यय है। फिर हम इसके 5वें प्रश्नों को देखते हैं कि उपसर्ग तथा प्रत्यय युक्त शब्द बनाकर लिखिए। उपसर्ग युक्त शब्द, पहले हमको मूल शब्द ये दे दिए हैं यहाँ पर और यहाँ पर भी ये सब मूल शब्द दिए हैं। अब हमको इसमें उपसर्ग यानी ये आवश्यक के पहले हम जो चीज़ लिखेंगे वो उपसर्ग कहलाएगी, इसके बाद में जो लिखेंगे वो प्रत्यय कहलाएगी। तो उपसर्ग युक्त शब्द बनाने के लिए हम आवश्यक के पहले क्या लिख सकते हैं? आवश्यक या अनावश्यक, कुछ भी अना जोड़े या अत्य जोड़े, है ना, ये हो जाएगा उपसर्ग युक्त शब्द। और आवश्यक के बाद में अंत में हम ता लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रत्यय युक्त शब्द आवश्यकता, है ना। आवश्यक देखिए और आवश्यकता देखिए, इसके और इसके अर्थ में अंतर हो जाता है, इसके और इसके अर्थ में अंतर हो जाता है। कर्म में हम क्या उपसर्ग लगा सकते हैं? सु लगा सकते हैं और कु लगा सकते हैं, यानी सुकर्म और कुकर्म। और कर्म के अंत में हम लोग क्या लगा सकते हैं? तो कर्म के अंत में हम लोग कर्मठता, ता ऐसा प्रत्यय लगा के इसको बना सकते हैं। समय के पहले हम असमय इसको लिख सकते हैं, अ लगा के इसका उपसर्ग बना सकते हैं, उपसर्ग युक्त शब्द बना सकते हैं इससे। और समय पूर्व या समयक, यक प्रत्यय भी हम, क प्रत्यय भी हम इसके अंदर लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि हृदय का उपसर्ग युक्त शब्द के लिए हम इसके पहले स लगा देंगे, तो यहाँ पे सहृदय यानी उपसर्ग युक्त हो गया। हृदयालु, लू क्या हो गया? प्रत्यय युक्त शब्द हो गया। उसके बाद में हमने सफल के पहले अ लगा के असफल उपसर्ग युक्त शब्द बना लिया है, और सफल के बाद में ता लगा के सफलता यह प्रत्यय युक्त शब्द बना लिया है। फिर चंचल के पहले हमने अति लगा दिया, तो अति चंचल उपसर्ग युक्त शब्द हो गया, और चंचल में अंत में ता जोड़ के हमने इसको प्रत्यय युक्त शब्द बना लिया है। ठीक है, आगे इसमें दिया है कि सादा जीवन उच्च विचार विषय पर अपने विचार लिखिए। अब सादा जीवन उच्च विचार किसका था? तो हमने राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में पढ़ा है। राजेंद्र जी का जीवन कैसा था? सादा जीवन और उच्च विचार। वे इतने बड़े हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बने, लेकिन उसके बाद में भी उन्होंने सरकार ने दी हुई किसी भी चीज़ का अपने परिवार के लिए फ़ायदा नहीं उठाया, बल्कि अपने परिवार के साथ में वे उसी तरीके से रहे जैसे वो शुरू से उनके साथ
साथ में रहते आए थे। तो यहाँ पर हम उनके बारे में जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है पूरा लेसन, जब आप उसको अच्छे से सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको इसके अंदर क्या लिखना है। ठीक है, तो अब हम इसको मैं आपके ऊपर छोड़ देती हूँ। आप इसको लिखकर चाहे तो मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं और मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप जो है मैंने दिया हुआ कोई कार्य कर भी रहे हैं, और उसके बाद में हो सकेगा तो मैं आपको बिल्कुल उस लिखकर और वीडियो बनाकर भेज दूँगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं भाषा बिंदु के अंतर्गत की निम्नलिखित संधि विच्छेद की संधि कीजिए और भेद लिखिए। यानी ये जो संधि विच्छेद दिए हुए, विच्छेद यानी जब हमको अलग अलग करके दिया है ना किसी शब्द को, तो इसको विच्छेद बोला जाता है। और इसको जब जोड़ के लिखा है, इसके बीच में ऐसा वाला साइन नहीं, इनको अलग नहीं किया, तो फिर ये संधि हो गया है ना, ये संधि शब्द हो गया। तब ये संधि विच्छेद करके दुर्लभ, तो ये दुर्लभ का संधि शब्द क्या होता है? दुर्लभ। और इसकी संधि का भेद यानी नाम, हमको नाम बताना है कि कौन सा नाम है। तो जहाँ पर हमको ये दो बिंदु विसर्ग दिख जाते हैं, ये हमेशा विसर्ग संधि होती है, इसको विसर्ग कहा जाता है और इसको विसर्ग संधि कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे दिया है हमको दूसरा महाधन आत्मा यानी महात्मा, ये संधि शब्द बन गया है, ये हमें बनाना है। तो इसका महाधन आत्मा महात्मा हो जाएगा। और संधि भेद कौन सी है? स्वर संधि। स्वर संधि कैसी है कि देखिए, इसमें आ की मात्रा यहाँ है और ये आ है, तो आ प्लस आ यानी ये क्या हो गया? स्वर हो गया। आ प्लस आ क्या होता है? आई होता है ना, तो महात्मा, ये कौन सी हो गई? स्वर संधि। यानी ये जो प्लस साइन है ना, इसके पहले का और इसके पहले का पहला अक्षर और इसके आगे वाले का ये पहला वाला अक्षर, ये प्लस साइन के दोनों तरफ के पहले पहले अक्षर हमको देखना है, उससे हमको हमारी संधि पता पड़ती है। अगर दोनों तरफ स्वर हो तो फिर स्वर संधि, दोनों तरफ व्यंजन हो तो फिर व्यंजन संधि। लेकिन अगर एक जगह पे भी स्वर या एक जगह पे भी व्यंजन हो तो फिर वो कौन सी संधि हो जाती है? व्यंजन संधि हो जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ दोनों जगह स्वर है, तो ये हमारी कौन सी संधि है? स्वर संधि है। अनासक्त, इसका हम संधि शब्द बनाएंगे अनासक्त। यहाँ पे न के नीचे हलंत लगा हुआ है, न के नीचे हलंत लगा है यानी इसके साथ में स्वर नहीं है, ये अपने आप में पूर्ण रूप से व्यंजनकारी शब्द है, यानी ये शुद्ध व्यंजन है। जब हम किसी भी अक्षर में, जैसे अब ये न है, अगर आपने ये लिखा हुआ है तो इसके अंदर न प्लस अ, यानी ये अ जो है इसके अंदर स्वर जो है शामिल है। लेकिन जब इस न के नीचे हलंत लगा देते हैं तो ये अ उसमें से, स्वर उसमें से कट हो जाता है, ये शुद्ध रूप से व्यंजन बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अनासक्त, अब ये अनासक्त यानी अनासक्त हो गया, ये यहाँ पे ये व्यंजन है और आ जो है स्वर है, तो ये व्यंजन और स्वर मिलके कौन सी संधि हो गई? व्यंजन संधि। फिर अंतः चेतना, अंतः चेतना में हमको ये विसर्ग चिन्ह दिख रहा है, इसलिए हम सीधे सीधे लिख देंगे कि ये कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। कभी कभी हो जाता है कि यहाँ पे लिखते समय गलती हो जाए, लेकिन ये तो भी हमारा सही हो ही जा सकता है, क्योंकि हमको ये चिन्ह की पहचान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अंतः चेतना का जो संधि शब्द है वो बनता है अंतश्चेतना, और उसका जो संधि भेद होता है वो विसर्ग संधि। फिर पांचवा है समधनतोष। अब म में आप देख रहे हैं, म में क्या है? हलंत लगा हुआ है, अर्थात ये व्यंजन शुद्ध व्यंजन है कि नहीं? तो यहाँ पे समतोष का संधि शब्द बन जाएगा संतोष। ये व्यंजन है और त क्या है? त में काय की मात्रा लगी हुई है? ओ की। दोनों लेकिन क्या है? व्यंजन है। यहाँ पे कौन सी संधि हो गई हमारी? व्यंजन संधि हो गई। सदा धन एव, यहाँ पे आ और ए क्या है? स्वर है, इसलिए सदैव बन गया स्वर संधि। ठीक है, इसके बाद में हम अगला देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए और उनके भेद भी लिखिए। अब हमको यहाँ पे ऊपर वाले इसमें देखिए, हमको संधि विच्छेद दिए हुए थे, हमको ये वाली चीज़ दी हुई थी और हमको ये लिखना थी। अब हमको यहाँ पे क्या कर दिया है कि ये चीज़ दे दी, यानी शब्द दे दिए हैं। अब हमको संधि उसकी विच्छेद करना है, प्लस वाले ये बनाना है ना, और उसके साथ में उसका नाम हमको लिखना है कि कौन सी संधि है। तो सज्जन, ज शब्द हमेशा त में बदल जाता है, ये जब मैं ग्रामर करवाऊंगी तब आपको बताऊंगी। तो ज सज्जन का हो जाएगा सतजन, त के नीचे हलंत लग जाएगा, ये व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, इसलिए कौन सी संधि हो गई? व्यंजन संधि। नमस्ते, नमः धन इते यानी नमस्ते होता है। अब नमः धन इते, अब यहाँ पे नमः आते से हमको कुछ भी बताने की, बोलने की या किसी चीज़ को समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सीधे सीधे विसर्ग संधि हो जाती है। स्वागत, स्वागत में सुधन आगत, तो स में कौन सी मात्रा लगी हुई है? ऊ की मात्रा लगी हुई। ऊ काय में आता है? स्वर में आता है। आ भी काय में आता है? स्वर में आता है, इसलिए कौन सी संधि है? स्वर संधि। दिग्दर्शक, दिग्दर्शक ग जो है क में बदल जाएगा, क के नीचे जो है हलंत लग जाएगा, दिग्दर्शक। अब ये क्या हो गया? पूर्ण रूप से व्यंजन है और ये भी कौन सा क्या है? व्यंजन है, इसलिए व्यंजन संधि। यद्यपि, यद्यपि से हो जाएगा यदि धन
अपि, यदि धन अपि बराबर यद्यपि। अभी यहाँ पे ई और यहाँ पे अ दोनों प्रत्यय दोनों क्या है, स्वर है, इसलिए ये स्वर संधि हो जाएगा। दुस्साहस, दुह धन साहस, ये दो बिंदी देखते से हम लिखेंगे कि विसर्ग संधि बन गया है। अब हम यहाँ पे दूसरा अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों का विच्छेद कीजिए और संधि भेद को लिखिए। अब विच्छेद करना है कौन कौन से शब्दों का, तो दिग्गज, सप्ताह, निश्चल, भानुदय, निसंदेह और सूर्यास्त, इन शब्दों का। अब हम देखते हैं यहाँ पे दिग्गज ग को हमने देखा है क में बदल जाता है कि नहीं। ज जो है वो त में बदलता है, ग जो है वो क में बदल जाता है, क ख ग ये हमेशा अपने अगले वाले इसमें बदल जाता है, ये मैं आपको बता दूंगी। तो दिक धन गज ये क्या हो गया, अब क ये व्यंजन है, ग है व्यंजन है, तो ये कौन सी हो गई, व्यंजन संधि हो गई। फिर सप्त धन अह, अब यहाँ पे त हम देख रहे हैं, ये और ये त के अंदर क्या, ये त पूरा है, इसके नीचे हलंत नहीं है। ये त जब पूरा है इसका मतलब है कि इसके अंदर स्वर शामिल है, तो अ धन अ बराबर क्या हो गया, स्वर संधि है ना। निह धनचल, निश्चल, निश्चल का बनेगा निह धनचल, तो निश्चल जो है विसर्ग संधि इन बिंदुओं के कारण ही हम पहचान लेंगे। भानुदय, तो भानुदय बनाते इसका संधि विच्छेद करते समय मात्रा छोटी हो जाएगी। भानुधन उदय, भानु क्योंकि ये छोटा ऊ और ये छोटा ऊ दोनों मिलके ये बड़ा वाला ऊ बनेगा भानुदय का, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये छोटा है। भानु धन उदय, उ प्लस उ इज इक्वल टू हो गया बड़ा ऊ, कौन सी संधि है, स्वर संधि। उसके बाद में निसंदेह, निसंदेह के का संधि विच्छेद हो जाएगा। निह धन संदेह, ये विसर्ग का चिन्ह देखते से हम लिखेंगे यहाँ पे विसर्ग संधि। उसके बाद बनता है सूर्यास्त, सूर्य धन अस्त। अब सूर्य य में अ शामिल है और अ प्लस अ मिलके क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, तो सूर्यास्त ये कौन सी संधि है, स्वर संधि है। इसके बाद में हम देखते हैं कि हमको दिया है क्वेश्चन नंबर 4 कि पाठों में आए संधि शब्द छांटकर उनका विच्छेद कीजिए और संधि का भेद लिखिए। अब हमको संधि शब्द छांटना है, उसको विच्छेद भी करना है और संधि का भेद भी लिखना है। तो लेसन में इस तरीके के संधि शब्द आए हुए हैं, जिसमें पहला है मुखाकृति, है ना, उनके राजेंद्र बाबू की मुखाकृति किस तरीके की थी, तो चौड़ा मुख था, चौड़ा माथा था, भारी नाक थी, गोल चौड़ी ठुड्डी थी, बड़ी घनी भ्रुकुटियाँ थी, बड़ी बड़ी आंखें थी, बड़ी बड़ी मूछें थी, ये सब उनकी मुखाकृति जो है उसके अंदर। तो मुख धन आकृति इसका विच्छेद हो गया और ये कौन सा हो गया, स्वर संधि हो गया, क्योंकि ख में अ शामिल है, अ प्लस आ इज इक्वल टू आ, स्वर संधि। छात्रावास, छात्र धन आवास, इधर अ है इधर आ है, अ प्लस आ क्या हो जाता है, आ हो जाता है, स्वर संधि। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, प्रतिधन इच्छा, ई प्लस ई क्या हो गया, स्वर संधि। ई और ई काय में आता है, स्वर में आता है ना, अ से लेके अह तक स्वर होते हैं, तो इसमें स्वर में आया इसलिए ये भी स्वर संधि। विद्यालय, विद्याधनालय, आ प्लस आ इज इक्वल टू आ, स्वर संधि। शीतावकाश, शीत धन अवकाश, अब त में अ है प्लस अ प्लस आ हो गया, इसलिए यहाँ पे ये मात्रा लगी। शीतावकाश क्या है, स्वर संधि। विद्याधनार्थी, विद्याधनार्थी, आ प्लस अ इज इक्वल टू आ, यहाँ पे हो जाएगा विद्यार्थी, स्वर संधि। अब यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है, यदि मैं शिक्षा मंत्री होता, विषय पर 100 शब्दों में निबंध लिखिए। अभी देखिए, अगर यदि मैं शिक्षा मंत्री होता है, जब आपको ये वाला टॉपिक अगर लिखने के लिए आता है तो आप इसके अंदर किस तरीके से लिखेंगे कि सबसे पहले तो आज के समय में हम शिक्षा के क्षेत्र को देखते हैं कि जो शिक्षा का क्षेत्र है वो किस तरीके से जो है एकदम से बहुत महंगा हो गया है, बहुत जो है पैसा आजकल पढ़ाई लिखाई में खर्चा होने लगा है। तो हम सबसे पहले तो इसके अंदर यही देखेंगे कि भाई अगर मैं शिक्षा मंत्री होता तो सबसे पहले तो मैं क्या कर देता कि पढ़ाई का जो खर्च है उसको कम से कम कर देता है, यानी पढ़ाई जो है कम से कम खर्चीली बना देता है। ये सबसे पहला आपका पॉइंट होना चाहिए। दूसरे पॉइंट में आप ये लिख सकते हैं कि जो अगर मैं शिक्षा मंत्री होता तो मैं अपनी राष्ट्रभाषा और मातृभाषा इन दोनों को ही मुख्य स्थान पढ़ाई के माध्यम में देता। यानी इसका आप उसमें आप इस बात को समझा भी सकते हैं कि जब कोई बच्चा अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करता है तो उसको कोई भी चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आती है। साथ ही साथ टीचर के अलावा घर में उसके माँ पिताजी भी घर के अंदर पढ़ाई लेकर उसके ज्ञान
के क्षेत्र का विस्तार कर सकते हैं। उसके बाद में हम ये भी लिख सकते हैं कि आज के समय में विदेशी भाषाएं भी बहुत आवश्यक हो गई है, जैसे कि अंग्रेजी, फ्रेंच वगैरह वगैरह वगैरह, है ना, इत्यादि इत्यादि। लेकिन मैं उस विषय को एक वैकल्पिक या फिर अनिवार्य विषय के रूप में रखना भी चाहूँगा, जिससे कि बच्चों को जो है बचपन से ही, यानी इसको क्लास 1 या 2 से ही अनिवार्य कर दिया जाए विदेशी भाषा को, जिससे कि बच्चे उस भाषा से भी अवगत हो सके। उसके अलावा आप इसके अंदर क्या लिख सकते हैं कि अगर जो विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में पढ़ता है तो ये मातृभाषा उसके लिए क्या हो जाता है, उसकी स्वयं की भाषा तो है ही है, पर वो अपने विचारों को बहुत अच्छे से व्यक्त करना उस भाषा में सीख जाता है। उस चीज़ के लिए सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद में, और यदि मैं शिक्षा मंत्री होता तो मैं पाठ्य पुस्तकों में क्या करता, जो चीज़ें बच्चों को पढ़ने के लिए पसंद है वो चीज़ों के बारे में लेसन बनाता, उसके पाठ में उसके अंदर रखता, कविताएं इस देशभक्ति की रखता, राष्ट्रीय भावनाओं का विकास हो ऐसे लेसन्स और ऐसी कविताएं मैं उसके अंदर रखता। उसके बाद में आज की शिक्षा का क्या स्वरूप है वो हम बता सकते हैं कि आजकल जो शिक्षा है वो तो व्यवसाय का रूप धारण करते जा रही है। शिक्षा का क्षेत्र यानी पैसा कमाने का एक गोरख धंधा बनता चला जा रहा है, और सामान्य आदमी, गरीब आदमी के लिए बच्चों को स्कूलों में पढ़ाना बहुत ही मुश्किल कार्य होता चला जा रहा है। इसलिए यदि मैं शिक्षा मंत्री होता तो मैं क्या करता, शिक्षा को कभी भी व्यवसाय नहीं बनने देता, उसको कभी भी मैं बिजनेस नहीं बनने देता, और मैं ध्यान रखता गरीबों को मैं मुफ्त में शिक्षा देता, और स्कूलों में जो डोनेशन लिया जाता है उसको मैं समाप्त कर देता, और मैं विद्यार्थी को बुकिश नॉलेज की जगह प्रैक्टिकल नॉलेज देने में ज़्यादा विश्वास रखता, और इस तरीके से उनकी पढ़ाई रुचिकर बनाता, जिससे कि वो मज़े लेकर पढ़ाई को कर सके और स्कूल के नाम से जो है कोई भी बच्चा घबराए नहीं, इस तरीके का पाठ्यक्रम में तैयार करता। और अंत में आप लिख सकते हैं कि काश मैं शिक्षा मंत्री होता। इस तरीके से आप ये जो आपका टॉपिक है शिक्षा मंत्री, नीचे वाला देखिए, इसको आप लिख सकते हैं ना। तो अब जो मैंने बोला हुआ है ये आप सुन के और लिख सकते हो, इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, अब मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमने आज लेसन लिया अनोखे राष्ट्रपति, इसका स्वाध्याय जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आप अच्छे से घर में रहिए, व्यवस्थित सुरक्षित रहिए, पढ़ाई लिखाई करिए, अपने मित्रों के साथ में इस जो मेरा वीडियो है इसको शेयर कीजिए और मिलजुल कर जो है पढ़िए। आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे लिखकर बताइएगा, बुरा लगे तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर मुझे बताइएगा, मुझे पता तो पड़े कि कैसा लग रहा है। और अपनी तैयारी करते रहिए, अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए और सावधान रहिए। धन्यवाद, नमस्ते।